हेलो गाइस, माय नेम इज शादान सैफी। तो आज का हमारा टॉपिक है मैरिज। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि मैरिज होता क्या है, इसकी जनरल डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मैरिज एक सोशली और लीगली अप्रूव्ड यूनियन होता है मैन और वुमेन के बीच में, या फिर उनके बीच का ऐसा रिलेशनशिप जिसको सोसाइटी ने भी अप्रूव किया है और लॉ ने भी अप्रूव किया है। ठीक है, ताकि उस मैरिज से क्या कर सके, लोगों के बीच में एक लेजिटिमाइज्ड, यानी कि सोसाइटी ने उसको लीगल या फिर लेजिटिमेट करार दिया है उनके सेक्सुअल यूनियन को और उनकी प्रोक्रिएशन। प्रोक्रिएशन मतलब बच्चे पैदा करना। ठीक है, और उनको कुछ ना कुछ राइट्स और ड्यूटीज दी जाती हैं कपल्स को एक दूसरे के लिए। ठीक है, कुछ हस्बैंड के कुछ राइट्स होंगे वाइफ के लिए, वाइफ के कुछ राइट्स होंगे हस्बैंड के लिए, और उन दोनों के राइट्स होंगे चिल्ड्रंस के लिए, ताकि आपस में सब जो हस्बैंड वाइफ है एक दूसरे को कंपेनियनशिप प्रोवाइड करा सके। ठीक है, एक दूसरे के साथी बन सके, इमोशनल सपोर्ट दे सके, एक दूसरे को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा सके। ये डेफिनेशन बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। हम आगे देखेंगे कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है मैरिज की, और वो क्या है। अब देखो, मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन भी होता है, क्योंकि मैरिज में बहुत सारे लॉज होते हैं जो इंक्लूड होते हैं। ठीक है, वो मैरिज जो है लॉज, कल्चर, रिलीजन और हिस्टोरिकल सोशल कॉन्टेक्स्ट ये सब गवर्न करते हैं कि मैरिज किस तरह से होगी, क्या अलाउड है मैरिज में, क्या अलाउड नहीं है, कौन किससे मैरिज कर सकता है, एटसेट्रा। तो मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन भी होता है। अब आते हैं डेफिनेशंस ऑफ मैरिज। यहाँ पर बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, तो हम जल्दी जल्दी हम इन्हें देख के आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मेलिनोस्की ने क्या कहा था, मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज इज एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है ताकि आप चिल्ड्रंस, जिसमें चिल्ड्रन का प्रोडक्शन और उनका मेंटेनेंस हो सके, यानी कि आप बच्चे पैदा हो सके और उनकी देख रेख कर सके, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है मैरिज। ठीक है, अब देखो लर्नबर्ग ने क्या कहा था, मैरिज कंसिस्ट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस। यहाँ पर कीवर्ड्स पे ध्यान देना है डेफिनेशंस की। मैरिज को लर्नबर्ग ने रूल्स और रेगुलेशन कहा था, ऐसे रूल्स और रेगुलेशन जो राइट्स, ड्यूटीज और प्रिविलेजेस डिफाइन करते हैं हस्बैंड और वाइफ के एक दूसरे के लिए, उनके क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज होंगी, या फिर क्या प्रिविलेजेस होंगे। ठीक है, अब हर्टन एंड हंट ने क्या कहा था, इज द अप्रूव्ड सोशल पैटर्न वेयर बाई टू और मोर पर्सन एस्टेब्लिश अ फैमिली। यानी कि एक ऐसा अप्रूव्ड सोशल पैटर्न है, यानी कि ऐसा सोशल पैटर्न जिसको सोसाइटी ने अप्रूव किया हो, जहां पर दो लोग या दो से ज्यादा पर्सन्स एक फैमिली स्टैब्लिश कर सकते हैं। यानी कि हर्टन एंड हंट ने कहा था कि फैमिली स्टैब्लिश करने के लिए आपको मैरी करना पड़ेगा। ठीक है, मैरिज जरूरी होती है फैमिली स्टैब्लिश करने के लिए। ये इनकी अपनी डेफिनेशन थी। ठीक है, आप इससे सहमत हो भी सकते हैं या नहीं। अब एंडरसन एंड पार्कर ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि मैरिज क्या है, मैरिज एक ऐसा सैंक्शन है जो सोसाइटी ने अलाउ किया है ताकि जो स्पाउसेस हैं उनके बीच में एक ड्यूरेबल बॉन्ड बन सके। ड्यूरेबल बॉन्ड की बात करी थी इन्होंने यहाँ पर। अब ड्यूरेबल बॉन्ड वन और मोर मेल्स एंड वन और मोर फीमेल्स के बीच में भी हो सकता है, मोनोगेमी और पॉलीगेमी की बात हो रही है यहाँ पर। अब वो एस्टेब्लिश क्यों किया जाता है ड्यूरेबल बॉन्ड, ताकि उनके जो स्पाउसेस हैं उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स सोशली परमिट हो। ठीक है, और वो पेरेंटहुड को अचीव कर सके। यानी कि एक फैमिली, यहाँ पर फैमिली की बात नहीं की है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्होंने तीन चीज़ों की बात की है, ड्यूरेबल बॉन्ड, सेक्सुअल इंटरकोर्स और पेरेंटहुड की बात की है। ठीक है, अब आगे देखते हैं रॉबर्ट एच लॉय ने क्या कहा था, मैरिज इज अ रिलेटिवली परमानेंट बॉन्ड बिटवीन परमिसिबल मेट। यहाँ पर भी इन्होंने बॉन्ड की बात करी थी, और कैसा बॉन्ड, एक परमानेंट बॉन्ड होता है मेट्स के बीच में। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। यहाँ पर आपको डेफिनेशन, सारी डेफिनेशंस याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप कीवर्ड्स याद कर लोगे कि किस ऑथर ने क्या कीवर्ड दिया था मैरिज के लिए। जैसे कि गिलिन एंड गिलिन ने कहा था, मैरिज इज अ सोशली अप्रूव्ड वे। इन्होंने मैरिज को एक सोशली अप्रूव्ड वे कहा था ताकि क्या इस्टेब्लिश कर सके, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन इस्टेब्लिश कर सके। फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन मतलब जिसमें इंसान का जन्म होता है उसको फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन कहा जाता है। अब वेस्टरमार्क ने क्या कहा था अपने हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में, मैरिज एज इज मोर और लेस ड्यूरेबल कनेक्शन। यहाँ पर इन्होंने ड्यूरेबल कनेक्शन की बात करी थी। ठीक है, बिटवीन मेल एंड फीमेल लास्टिंग बियॉन्ड द मेयर एक्ट ऑफ प्रोपोगेशन टिल द आफ्टर द बर्थ ऑफ स्प्रिंग। तो यहाँ पर एक ड्यूरेबल कनेक्शन होता है मेल और फीमेल्स के बीच में। देखो यहाँ पर इन्होंने मेल और फीमेल की बात करी है। ठीक है, जहाँ पर प्रोपोगेशन भी होता है, यानी कि आप उसमें जब मैरिज, दो लोग आपस में मैरिज करेंगे तो आप तो फिर बच्चे पैदा भी करेंगे। ठीक है, अब मेंडलबाउम ने क्या कहा था, मैरिज मोबिलाइजेस फैमिलीज सोशल रिसोर्सेज। यहाँ पर इन्होंने मैरिज को एक सोशल रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन की फॉर्म में देखा था। ठीक है, यानी कि जो फैमिली की जितनी भी सोशल रिसोर्सेज हैं वो मैरिज के थ्रू मोबिलाइज होती हैं। सही है, यानी कि और दूसरा क्या कहा था इन्होंने,
मेंबर्स अपने पुराने किनशिप को रिन्यू करता है या फिर नए किनशिप बॉन्ड्स बनाता है। अगर मैरिज आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में हो रही है तो किनशिप रिन्यू हो जाएगी, अगर आपकी मैरिज जो हो रही है वो एक नई फैमिली में हो रही है तो नए बॉन्ड बनेंगे किनशिप के। अब मजूमदार ने क्या कहा था, मैरिज इज द सोशल सैंक्शन, ठीक है, सोशल सैंक्शन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली। ये मैरिज एक ऐसा सोशल सैंक्शन है जिसके थ्रू आप फैमिली स्टैब्लिश कर सकते हो, ठीक है। अब जॉर्ज पीटर मर्डॉक ने क्या कहा था, मैरिज इज ए सोशली अप्रूव्ड सेक्सुअल यूनियन। एक ऐसा सोशल यूनियन है, सेक्सुअल यूनियन जो सोशली अप्रूव्ड है, ठीक है, जहां पर क्या होता है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है। जो स्पाउसेस होते हैं वो आपस में इकोनॉमिकली कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे की फाइनेंशियली मदद करेंगे, और एंश्योर्स लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन। और जो मैरिज से चिल्ड्रंस पैदा होंगे वो लेजिटिमेट माने जाएंगे सोसाइटी में, ठीक है। ये कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। अब हैरी एम जॉनसन ने क्या कहा था, मैरिज एक स्टेबल रिलेशनशिप है जिसमें एक मैन और वुमेन आर सोशली परमिटेड, जहां पर मैन और वुमेन एक सोशली परमिटेड होते हैं, किसके लिए, टू हैव चिल्ड्रंस, ताकि उनके वो बच्चे पैदा कर सकें। ये सोशल अप्रूवल मिल जाता है उन्हें मैरिज के थ्रू। अब कैथलीन गॉफ ने क्या कहा था, उन्होंने अपनी स्टडी इन आर्ट्स में, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैरिज इज द रिलेशनशिप एस्टेब्लिश बिटवीन अ वुमेन, ठीक है, एक वुमेन एंड वन और मोर अदर पर्सन। यहाँ पर पॉलीएंड्री की बात हो रही है, वो हम आगे देखेंगे पॉलीएंड्री क्या होता है, विच प्रोवाइड्स दैट अ चाइल्ड बोर्न टू अ वुमन अंडर सर्कमस्टांसेस नॉट प्रोहिबिटेड बाय द रूल्स ऑफ रिलेशनशिप। यानी कि जो भी चिल्ड्रंस पैदा होंगे उनको लीगली माना जाएगा सोसाइटी में, ठीक है, उनको एक सोसाइटी का मेंबर माना जाएगा। अब देखो वेस्टर्न मार्ग, ये दो लास्ट डेफिनेशन है, उसके बाद मैरिज की कोई डेफिनेशन नहीं है। वेस्टर्न मार्ग ने अपनी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिजेस में क्या कहा था कि मैरिज एक ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन होता है ना, विच डिफाइन, जो रिलेशन डिफाइन करता है एक या वन मैन टू वन और मोर वुमेन के बीच में, ठीक है। यानी कि मैरिज से एक मैन और वुमेन के बीच का रिलेशन डिफाइन होता है, और जो रिलेशन होता है वो सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है या फिर कस्टम या लॉ रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। कस्टम है मतलब सोसाइटी लिख दो, कस्टम लिख दो, एक ही बात है, मगर क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं तो आपको कस्टम और लॉ आपको यहाँ पर याद रहना चाहिए कि वेस्टर्न मार्क ने कस्टमर लॉ के रिकॉग्निशन की बात की थी। अब उसके साथ साथ जिनकी मैरिज होती है कुछ ना कुछ उनके राइट्स होंगे, कुछ उनकी ड्यूटीज होंगी एक दूसरे के लिए, ठीक है, और वो चिल्ड्रंस, दे कैन हैव चिल्ड्रंस। अब विलियम एंड स्टेफेंस ने क्या कहा था, मैरिज इज अ सोशली लेजिटिमेट सेक्सुअल यूनियन। एक ऐसा सोशली लेजिटिमेट सेक्सुअल यूनियन है जो पब्लिक प्रोनाउंसमेंट के साथ अनाउंस होता है, यानी कि पब्लिकली बताया जाता है शादी हो गई है या शादी होने वाली है, ठीक है। और ये जो यूनियन होता है परमानेंट होता है, इसमें एक परमानेंस होती है। अब इसमें एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस होती हैं स्पाउसेस एक दूसरे के लिए और अपने बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये इतने सारे आपको कीवर्ड्स हैं वो याद रखने हैं। क्या क्या कीवर्ड थे, सोशली लेजिटिमेट सेक्सुअल यूनियन, प्रोनाउंसमेंट, परमानेंस बॉन्ड और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट या इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस। ये विलियम एंड स्टीफन्स की डेफिनेशन थी मैरिज की। अब आगे देखते हैं हम फॉर्म्स ऑफ मैरिज। ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। हम के देखें क्या कितने तरह की मैरिज होती हैं, आप सबने सुना ही होगा इनके बारे में, सारे टर्म्स के बारे में। सबसे पहले आता है मोनोगेमी। अब देखो मोनो मतलब होता है वन, गेमी मतलब मैरिज। इसमें क्या होता है, यानी कि एक पर्सन एट अ टाइम, एक टाइम में सिर्फ एक ही स्पाउस हो सकती है उसकी, यानी कि एक हस्बैंड की एक ही वाइफ होगी और एक वाइफ का सिर्फ एक ही हस्बैंड होगा। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज है थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। अब मोनोगेमी दो तरह की हो सकती है, पहला होता है सीरियल मोनोगेमी, दूसरा स्ट्रेट और नॉन सीरियल मोनोगेमी, ठीक है। सीरियल मोनोगेमी में क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सीरियल मतलब क्या होता है, एक के बाद एक आने वाली चीज, उसको सीरियल कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी एक स्पाउस की डेथ हो जाती है तो उस केस में दूसरा स्पाउस दूसरी शादी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक सीरियल मोनोगेमी हो गया कि एक साथ दो शादी नहीं की एक स्पाउस ने। मान लो अगर एक हस्बैंड है, उसकी वाइफ की जो डेथ हो गई है, हस्बैंड है उसकी वाइफ थी, इसकी डेथ हो गई, तो वो अपनी वाइफ की डेथ के बाद दूसरी शादी कर लेगा, तो इसको कहेंगे सीरियल मोनोगेमी। अब यहाँ पर क्या होता है, एक वक्त में दो वाइफ नहीं थी उस हस्बैंड की, ठीक है। अब स्ट्रेट और नॉन सीरियल मोनोगेमी में क्या होता है कि रीमैरिज अलाउड होती ही नहीं है, सिर्फ एक बार शादी होगी, अगर डेथ हो गई किसी स्पाउस की तो फिर वो दोबारा शादी नहीं करेगा। जैसे कि विडोज रीमैरिज अलाउड नहीं थी इंडिया में, तो
विडोज हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856 के बाद लीगली, सोशली नहीं, लीगली परमिट कर दिया गया कि विडोज जो होती हैं वो रीमैरिज कर सकती हैं। अब आते हैं पोलीगेमी। जैसे कि मैंने पहले यहाँ पर बताया था, पहले गेमी का मतलब होता है मैरिज और पोली मतलब होता है मैनी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक मैरिज में मैनी पार्टनर्स हो सकते हैं, मोर देन वन स्पाउस एट अ टाइम। यहाँ पर एट अ टाइम की जरूर पे फोकस करना, क्योंकि अगर एक टाइम पे सिर्फ एक ही पार्टनर है तो वो तो सीरियल मोनोगेमी हो जाएगी। अब पोलीजीनी क्या होता है? अब इसमें 3 तरह की होती हैं पोलोगेमी। पोली मतलब मैनी, जीनी रिलेटेड होता है वुमन से, ठीक है, विमेन से रिलेटेड होता है। यहाँ पर क्या होता है? वन मैन विद मल्टीपल वाइफ। पोली मतलब मैनी, जीनी मतलब एक तरह से आप विमेन समझ सकते हो, तो मैनी विमेन। तो एक हस्बैंड की एक से ज्यादा वाइफ होती है तो उसको पोलीजीनी कहते हैं। अब दूसरा क्या होता है? पोलीएंड्री। पोली मतलब मैनी, एंड्री हमेशा जो ANDR ये की टर्म होता है ना, ये मेन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी कि मैनी मैन, यहाँ पर एक वुमन एक से ज्यादा मैन से शादी कर लेती है, यानी कि एक वुमन के मल्टीपल हस्बैंड्स होंगे। अब देखो मर्डॉक ने क्या फाइंड किया था, उन्होंने 283 सोसाइटीज की स्टडी करी थी, उसमें पाया कि 193 सोसाइटी में पोलीजेनी परमिसिव होती है, 43 सोसाइटीज मोनोगेमस होती है, यानी कि सिर्फ सिंगल स्पाउस होगा, ठीक है। और 2 प्रैक्टिस पॉली एंट्री, सिर्फ 2 सोसाइटीज में पॉली एंट्री परमिटेड है। यानी कि जो पॉली एंट्री होता है ये एक रेयर फिनोमिना है, ये मोस्टली देखने को आपको नहीं मिलेगा। अब पॉलीजीनी एंट्री में क्या होता है कि सेवरल मैन, पॉली मतलब मैन, जीनी मतलब वीमेन और एंड्री मतलब मैन, एक तरह से तो सेवरल मैन और सेवरल वीमेन आपस में शादी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मार्केजेंस ऑफ पॉलिनेशिया में हमें ये देखने को मिलता है। तो इसको एक तरह से ग्रुप मैरिज भी कहा जा सकता है, आई थिंक। अब नेक्स्ट देखते हैं सोरोरल पोलीजीनी। अब सोरोरल पोलीजीनी में क्या होता है कि अ मैन मैरीज हिज वाइफ्स सिस्टर्स। अब देखो यहाँ पर पोलीजीनी की बात हो रही है। अब क्या होता है, एक मैन जो होता है वो अपने वाइफ की सिस्टर से शादी कर लेता है, यानी कि 2 सिस्टर्स सेम हस्बैंड से सेम मैन से शादी करती हैं, तो उसको कहते हैं सोरोरल पोलीजीनी। फ्रेटर्नल और एडल्फिक पोलीएंड्री में क्या होता है, एक विमेन जो होती है वो एक अपने हस्बैंड के ब्रदर से भी शादी कर लेती है, यानी कि एक विमेन है और 2-3 भाई से शादी कर लेती है, तो उसको कहते हैं फ्रेटर्नल पोलीएंड्री। अब देखो पॉलीएंड्री हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तिब्बत में हमें देखने को मिलता है, साउथ इंडिया में टोडा पीपल है, वहां पर हमें पॉलीएंड्री देखने को मिलता है। अब जो पॉलीएंड्री होती है ना वो ज्यादातर कहाँ पर डेवलप हो जाती है? जहाँ पर हार्श इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं और पॉवर्टी हो। पॉलीएंड्री से क्या होता है, जो जो रिसोर्सेज होंगी, स्पेशली फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री की अगर हम बात करें, तो जो फैमिली की रिसोर्सेज जो होते हैं, जैसे मान लो लैंड हो गई, वो फर्दर सब डिवाइड नहीं होती है, ठीक है। सारे भाई सेम पीस ऑफ लैंड को ही ओन करेंगे, और ठीक है, और जो भाइयों में जो लैंड का डिवीजन है वो नहीं होगा। तो जहाँ जैसे कि तिब्बत में एक हार्श क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है, तो वहाँ पर एक पॉलीएंड्री किसी किसी की ट्राइब में पाई जाती है। अब देखो यहाँ पर मैंने समराइज किया है सारे की टर्म्स को। गेमी मतलब मैरिज, मोनो मतलब वन, तो मोनोगेमी मतलब हो जाएगा वन स्पाउस। पोली मतलब मैनी, पोलीगेमी मतलब मोर देन वन स्पाउस। जीनी मतलब वुमेन, पोलीजीनी 2 और मोर वाइफ्स। एंड्री मतलब मैन, पोली एंड्री 2 और मोर हस्बैंड। अब देखो अब कौन किससे शादी कर सकता है, इसके बेसिस पे भी हमने मैरिज को कई पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला आता है एंडोगेमी। एंडो मतलब होता है इनवर्ड, ठीक है, और गेमी मतलब मैरिज। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक किसी भी इंसान को, पर्सन को एक सोशल ग्रुप, जो भी डिफाइंड सोशल ग्रुप होगा, चाहे वो कास्ट हो, रिलीजन हो, एक क्लास का ग्रुप हो, उसके अंदर ही शादी करनी है। ग्रुप हो या कैटेगरी भी कह सकते हैं। जैसे कि ट्राइबल एंडोगेमी या फिर कास्ट एंडोगेमी, कि आपको एक स्पेसिफिक ट्राइब के अंदर ही शादी करनी है, कास्ट के अंदर ही शादी करनी है, बाहर शादी नहीं करनी है, या सब कास्ट के अंदर शादी करनी है, या स्पेसिफिक वन के अंदर ही शादी करनी है, बाहर किसी दूसरी कास्ट या सब कास्ट में शादी नहीं कर सकते, तो उसको कहते हैं एंडोगेमी। एक्सोगेमी में क्या होता है, जिसकी एग्जिट होता है ना, एग्जिट गेट के ऊपर लिखा रहता है, तो एक्सो मतलब होता है एग्जिट, बाहर जाना। गेमी मतलब मैरिज, यानी कि उस पर्सन को एक स्पेसिफिक ग्रुप से बाहर शादी करनी होती है, उस ग्रुप के अंदर वो शादी नहीं कर सकता। जैसे कि गोत्र एक्सोगेमी या प्रवरा एक्सोगेमी, सपिन द रूल्स ऑफ एक्सोगेमी। यहाँ पर क्या होता है कि स्पेसिफिक गोत्र के अंदर वो शादी नहीं कर सकता, दूसरे
दूसरे गोत्र में शादी करनी पड़ेगी। सिमिलरली हमें नॉर्थ इंडिया में विलेज एक्सोगेमी भी देखने को मिलता है, यानी कि जो शादी होगी वो दूसरे विलेज में होगी। तो दूसरे विलेज में जब शादी होती है तो उसको विलेज एक्सोगेमी कहा जाता है, जो कि स्पेसिफिकली हमें नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है। अब आते हैं गोत्र, जैसे हमने पहले पढ़ा था गोत्र एक्सोगेमी। गोत्र एक्सोगेमी में क्या होता है कि एक पर्सन को अपने गोत्र से बाहर शादी करनी होती है, ठीक है, अगर तो उसको गोत्र एक्सोगेमी कहा जाता है, क्योंकि जो सेम गोत्र के लोग होते हैं वो कंसिडर किए जाते हैं कि कॉमन एंसेस्टर के लोग हैं, यानी कि ये हमारे एंसेस्टर्स में से ही आए हैं, यानी कि एक हमारे क्लैन का हिस्सा है, पूरे बड़े क्लैन का। तो इसलिए हमें स्पेसिफिक गोत्र से बाहर दूसरे गोत्र में शादी करनी पड़े। प्रवरा एक्सोगेमी में क्या होता है कि अपने प्रवरा से बाहर शादी करनी होती है, क्योंकि सेम प्रवरा के लोग कॉमन सेज या फिर कॉमन सेज से डिसेंडेंट्स होते हैं। सपिंद एक्सोगेमी रूल्स में क्या होता है कि क्लोज ब्लड लीनेज में मैरिज फॉरबिडन होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की को देखें तो आप अपने फादर की साइड की 5 जनरेशन में शादी नहीं कर सकते और मदर की साइड की 3 जनरेशन में शादी अलाउड नहीं होती, ठीक है। तो ये सपिंद एक्सोगेमी रूल्स कहे जाते हैं। कहीं कहीं 7 जनरेशन, अगर हम इस लॉ की बात सोशली परमिटेड लॉज की बात करें तो कहीं कहीं 7 जनरेशन ऑन फादर साइड एंड 5 जनरेशन ऑन मदर साइड मैरिज अलाउड नहीं होती है। तीसरा आता है क्रॉस कजिन मैरिज। क्रॉस कजिन में क्या होता है कि पहली बात, ये नाम से आपको पता चल रहा है कि कजिन मैरिज है। ये कौन सी कजिन मैरिज है? क्रॉस कजिन, यानी कि जो अपोजिट सेक्स के सिबलिंग्स होते हैं उनके बच्चों में शादी अगर करा दे तो क्रॉस कजिन मैरिज हो जाएगी। जैसे कि अगर एक मैन है, उसकी सिस्टर है, ठीक है। अगर मैन का एक बॉय है, सिस्टर की एक गर्ल है, अगर इनकी आपस में शादी हो जाती है तो ये क्रॉस कजिन मैरिज आएगी। या फिर जैसे कि आप कह सकते हो अपनी बुआ के लड़की से शादी करना है, क्रॉस कजिन मैरिज हो जाएगी, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो अपने मामा की लड़की से शादी करना है, क्रॉस कजिन मैरिज हो जाएगी। तो यहाँ पर टर्म याद रखना, बुआ या मामा। दूसरा आता है पैरेलल कजिन मैरिज। पैरेलल कजिन मैरिज में क्या होता है, सेम सेक्स सिबलिंग के बच्चों में शादियां हो रही होती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई अपने चाचा के बच्चों के साथ शादी कर ले या फिर अपनी मौसी के बच्चों के साथ शादी कर ले तो वो पैरेलल कजिन मैरिज हो जाती है। अब लेवीरेट में क्या होता है कि एक विडो होती है ना, विडो अपने जो हस्बैंड उसके हस्बैंड की जो डेथ हो गई है उस अपने हस्बैंड के ब्रदर से शादी कर लेती है, ठीक है। ये पॉलीजेनी नहीं है, यहाँ पर विडो शादी कर रही है अपने हस्बैंड की डेथ के बाद, किससे? उसके भाई से। तो जैसे कि हमने देखा है ये मिलता है, हमें कहाँ देखने को मिलता है? टोडा पीपल में देखने को मिलता है जो नीलगिरी हिल्स में रहते हैं, ठीक है। या फिर सर्टेन पार्ट्स ऑफ पंजाब में हमें देखने को मिलता है। तो लेविरेट मैरिज ज़्यादातर कुछ सोशल इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस में भी लोग फॉलो करते हैं। दूसरा आता है सोरोरेट मैरिज। सोरोरेट मैरिज में क्या होता है, एक विडोवर यानी कि मैन जब उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है तो वो अपनी वाइफ की सिस्टर से शादी कर लेता है, उसको कहते हैं सोरोरेट मैरिज। अब देखो हाइपरगेमी और हाइपोगेमी क्या होता है। हाइपरगेमी में क्या होता है, हाइपर का मतलब होता है कि अपवर्ड जाना, हाइपो का मतलब होता है कि डाउनवर्ड जाना, और हाइपरगेमी को अनुलोमा भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो गर्ल होती है, यहाँ नीचे लिखते हैं इधर से, गर्ल जो होती है वो लोअर कास्ट से होती है और जो बॉय होता है वो अपर कास्ट से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गर्ल होती है वो लोअर कास्ट की होती है और बॉय अपर कास्ट का होता है और आपस में शादी कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं हाइपरगेमी या फिर अनुलोमा। और हाइपोगेमी या प्रतिलोमा में इसका रिवर्स हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो गर्ल होगी वो अपर कास्ट की होगी और जो बॉय होगा वो लोअर कास्ट का होगा, ठीक है। ये समझ आ गया? तो ऐसे याद रखना, आपको गर्ल के रेस्पेक्ट में याद रखना है कि हाइपर मतलब अपवर्ड मोबिलिटी हो रही है गर्ल की, लोअर कास्ट से अपर कास्ट में वो जा रही है, जबकि हाइपो में क्या होता है, गर्ल की मोबिलिटी डाउनवर्ड हो रही है, वो अपर कास्ट से लोअर कास्ट में आ रही है, ठीक है। खैर सब कास्ट इक्वल है, मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता, मगर ये कुछ सोशोलॉजिकल टर्म्स है तो समझाने के लिए बताना होता है।
अब कुछ और मैरिज टाइप देख लेते हैं, सिविल और कोर्ट मैरिजेस। इसमें क्या होता है, दो एडल्ट आपस में अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं लीगल एज को रीच पहुंचने के बाद, और बहुत सारे लॉज होते हैं वो बनाए जाते हैं, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट होती है कि अगर कोई चिल्ड्रंस 18 ईयर्स एंड अबाउ हैं तो वो कोर्ट में जाकर शादी कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं सिविल और कोर्ट मैरिज। और ग्रुप मैरिज में क्या होता है कि एक मैन का ग्रुप है, बहुत सारे मेंस है, एक वुमेन का ग्रुप है, बहुत सारे इसमें वुमेन्स है, तो ये ग्रुप आपस में शादी करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो WHR रिवर्स ने इसको एक तरह का सेक्सुअल कम्युनिज्म भी नाम दिया था, जो हमें कहाँ देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया और तिब्बत में। अब आते हैं अरेंज मैरिज में। अरेंज मैरिज क्या होता है कि जो आपके पेरेंट्स या आपके एल्डर्स अरेंज कराएं आपके लिए, वो आपके लिए स्पाउस ढूंढ के लाएंगे, आप उससे शादी करोगे, तो अरेंज मैरिज कहते हैं। लव मैरिज में रिवर्स होता है, लव मैरिज में आप खुद अपना स्पाउस तलाश करते हो और उससे शादी करते हो। अब ब्लूमबर्ग और द्वारकी ने क्या कहा था कि स्पाउस सिलेक्शन में 5 तरीके हो सकते हैं कि पेरेंट्स या एल्डर्स चॉइस के साथ से शादी हो रही है, मगर बॉय और गर्ल से को कंसेंट नहीं किया जा रहा है, ये तो पहला हो गया। दूसरा आता है कि सेल्फ चॉइस से शादी कर रहे हो मगर पेरेंट्स को कंसल्ट ही नहीं कर रहे हो। तीसरा, सेल्फ चॉइस से शादी कर रही है, आपने ही अपना स्पाउस चूज किया है मगर पेरेंट्स के कंसेंट के साथ। चौथा, पेरेंट्स की चॉइस है मगर आपका कंसेंट लिया गया है। पांचवा, पेरेंट्स की चॉइस है मगर क्या कंसेंट सिर्फ और सिर्फ किसका लिया गया है, ओनली वन ऑफ द टू पार्टनर्स। हो सकता है सिर्फ बॉय का कंसेंट लिया गया हो, गर्ल का कंसेंट नहीं लिया गया हो, या फिर गर्ल का कंसेंट लिया गया हो शादी के लिए, बॉय का कंसेंट नहीं लिया गया हो। तो ये 5 तरीके हो सकते हैं मैरिज में। अब आते हैं प्रेफरेंशियल मैरिज। प्रेफरेंशियल मैरिज में क्या होता है कि आपको सजेशन दिया जाता है कि आपको यहाँ शादी करनी है, एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पर्सन में शादी करनी है, ठीक है। जैसे कि आपको कहीं कहीं प्रेफरेंस दी जाती है कि स्पेसिफिक क्रॉस कजिन से आपको शादी करनी है, ठीक है। तो यहाँ प्रेफरेंस दिया जाता है स्पेसिफिक सेट ऑफ रिलेटिव्स को या फिर स्पेसिफिक सेट ऑफ ग्रुप्स को। जैसे कि साउथ इंडिया में क्रॉस कजिन मैरिज को प्रेफरेंस दिया जाता है। जबकि प्रेस्क्रिप्टिव मैरिज में क्या होता है कि रिक्वायरमेंट हो जाती है, जिसकी प्रेस्क्राइब किया है, जैसे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है ना मेडिसिन, आपको रिक्वायर है उसको लेने के लिए, ठीक है। तो प्रेस्क्रिप्टिव मैरिज इसमें रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर कोई चॉइस नहीं होती है। कुछ सोशल रूल्स होते हैं जो मैंडेटरी बना देते हैं कि आप कहाँ शादी कर सकते हो या कहाँ शादी नहीं कर सकते हो। अब प्रोस्क्रिप्ट कहाँ शादी कर सकते हो, नहीं वाला अलग आएगा। तो प्रेस्क्रिप्टिव हमें रिक्वायर किया जाता है कि आप पर्टिकुलर ग्रुप में ही शादी करोगे। अब प्रोस्क्रिप्टिव में क्या होता है, प्रोस्क्रिप्टिव मतलब नहीं, यहाँ शादी नहीं कहीं करनी है, तो एक नो गो लिस्ट होती है कि आपको इस ग्रुप में शादी नहीं करनी है, जैसे कि आपको सेम गोत्र में शादी नहीं करनी है, तो वो प्रोस्क्रिप्टिव रूल्स ऑफ मैरिज हो जाएगा। समझ गए, प्रेफरेंस एक स्पेसिफिक प्रेफरेंस दी जाएगी, प्रेस्क्रिप्टिव कि आपको यहाँ शादी करनी है, रिक्वायरमेंट है करनी ही पड़ेगी। प्रोस्क्रिप्टिव आप यहाँ शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो प्रेफरेंस में सजेशंस है और यहाँ पर ये मैंडेटरी कंडीशंस हो जाती है। अब मेट सिलेक्शन। अब मेट सिलेक्शन कैसे हो सकता है, फैमिलीज। पहला है कि मैरिज बाय नेगोशिएशन, अरेंज मैरिज में होती है, अरेंज मैरिज के वाया भी मेट सिलेक्शन हो सकता है। अरेंज मैरिज में ज़्यादा मोस्टली या तो ब्राइड प्राइस इन्वॉल्व होगा या फिर डाउरी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। अब देखते हैं ब्राइड प्राइस या ब्राइड वेल्थ, कुछ भी कह सकते हैं इसको। ब्राइड प्राइस में क्या होता है कि जो ग्रूम की फैमिली होती है वो एक पेमेंट करती है ब्राइड की फैमिली को, ठीक है। तो ये हो जाएगा ब्राइड प्राइस। डाउरी में रिवर्स होता है कि ब्राइड की फैमिली एक पेमेंट या फिर गिफ्ट्स एक्सचेंज देती है किसको, ग्रूम की फैमिली को। समझ गए। अब ब्राइड प्राइस ज़्यादातर हमें ट्राइबल एरिया लोगों में देखने को मिलता है और डाउरी नॉन ट्राइब्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है, मगर ये कंपलसरी नहीं है ऐसा, मगर ज़्यादातर ऐसा ही होता है। अब आते हैं मैरिज बाय एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, दो फैमिलीज अपनी डॉटर्स एक्सचेंज करती हैं, तो यहाँ पर ताकि वो ब्राइड प्राइस को अवॉइड कर सके, ठीक है। जैसे कि दो फैमिलीज हैं, फैमिली ए और फैमिली बी। यहाँ पर एक बॉय है, यहाँ गर्ल है, यहाँ पर एक गर्ल है, यहाँ पर इसका एक बॉय है, तो यहाँ इन दोनों की शादी करा दी जाती है और इन दोनों की शादी करा दी जाती है, तो यहाँ पर ब्राइड प्राइस नहीं देना पड़ता किसी को। अब आते हैं मैरिज बाय सर्विस। इसमें क्या होता है कि जो ग्रूम होता है वो ब्राइड की फैमिली में
वर्क करेगा, कुछ टाइम के लिए काम करेगा, सर्विस प्रोवाइड कराएगा अपने, क्यों? क्योंकि वो ब्राइड प्राइस नहीं दे सकता है। जैसे कि नागा हो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो नागा ट्राइब है वहाँ पर हमें ये मैरिज बाय सर्विस देखने को मिलती है। मैरिज बाय प्रोबेशन में क्या होता है कि जो ग्रूम होता है वो ब्राइड की फैमिली के साथ स्टे करेगा, है ना, एक ट्रायल पीरियड तक, और उसको टेस्ट किया जाएगा। अगर गर्ल्स लड़की को लड़का पसंद आता है तभी शादी होगी, है ना, वरना तो लड़के को एक कंपनसेशन पे करना पड़ेगा गर्ल की फैमिली को, अगर वो शादी गर्ल ने मना कर दिया कि मैं इससे शादी नहीं करूंगी तो यहाँ पर प्रोबेशन होता है, जिसके आप प्रोबेशन पीरियड में होते हैं ना, जब जॉब पर जाते हो पहले आपको 2 साल तक 1 साल तक परखेंगे कि आप जॉब के लायक हो या नहीं हो, उसके बाद आपको परमानेंट करेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, ग्रूम को परखा जाता है, वो ब्राइड की फैमिली के साथ जाकर रहेगा, फिर उसको आगे शादी करनी है या नहीं करनी है डिसाइड होगा। मैरिज बाय कैप्चर में क्या होता है कि ब्राइड को उसके फिजिकली या सिंबॉलिकली ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग उसको कैप्चर कर लिया जाता है, फिर उनकी शादी करा दी जाती है ब्राइड के ग्रूम से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सिंबॉलिकली भी होता है, कुछ कुछ ट्राइब ने इसको एज अ सिंबल यूज करती है, मतलब शादी तो मर्जी से ही हो रही है सारी फैमिली मेंबर्स की, बस एक तरह से उसको एक रिचुअल बना दिया गया है। जैसे कि वेनेजुएला में याहो मामो ट्राइब में ऐसा होता है, और नॉर्दर्न ब्राज़ील कुछ ट्राइब से वहाँ ये फॉलो होता है। मैरिज बाय इंट्रूजन में क्या होता है कि वुमन एंटर्स अ मेंस हाउस, वुमन एक मेंस के हाउस में एंटर करती है, उसको कंपेल करती है कि मुझसे शादी करो। कुछ ट्राइब्स हैं वहाँ पर ये देखा जाता है। अब मैरिज बाय ट्रायल में क्या होता है कि जो ग्रूम है उसको अपने कुछ ना कुछ टेस्ट देना होता है, ठीक है, उसको परखा जाता है, फिर उसके बाद शादी होगी जब वो ट्रायल को पास कर लेगा। मैरिज बाय इलॉपमेंट में भाग के शादी कर लेते हैं, ठीक है, अगर फैमिली राजी नहीं है तो भाग के शादी कर ली जाती है, तो उसको मैरिज बाय इलॉपमेंट कहा जाता है। अब देखो मैरिज के फंक्शन क्या होते हैं, हम डेफिनेशंस में जो हमने पढ़ी थी वहाँ पर बहुत सारे फंक्शन कवर कर चुके थे ना, कि बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं कि एक एक सेक्सुअल रिलेशंस बना सकते हैं स्पाउसेस, और जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको एक सोशली रिकॉग्निशन मिल जाता है, ठीक है। अब इकोनॉमिक फंक्शंस होते हैं कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, और वो अपने बच्चों को पालेंगे, उनको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और सोशल फंक्शन होते हैं कि मैरिज से एक फैमिली बनती है, ठीक है, और फैमिली मेंबर्स जो होते हैं उनको एक स्टेटस दिया जाता है, उनका सोशलाइजेशन होता है, और किनशिप नेटवर्क एक्सटेंड हो जाता है, ये सारे सोशल फंक्शंस में आ जाएंगे। अब यहाँ पर लास्ट हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि हिंदू मैरिज में क्या होता है। हिंदूज में मैरिज एक रिलीजियस सेक्रेमेंट होता है, मैरिज सैक्रेड मानी जाती है, ठीक है, सैक्रेड होती है। अब के एम कपाड़िया ने क्या कहा था अपनी मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया में कि मैरिज में 3 तरह के मेन रिचुअल्स होते हैं, बाकी रिचुअल्स भी होंगे, मेन रिचुअल्स 3 होते हैं जो एक मैरिज को एक सैक्रेड कैरेक्टर देते हैं। पहला होता है होमा, ठीक है, ऑफरिंग टू फायर, दूसरा पनिग्रह, टेकिंग द ब्राइड्स हैंड, और सप्तपदी, टेकिंग 7 स्टेप्स टुगेदर। इन तीनों रिचुअल्स की वजह से शादी को एक सैक्रेड कैरेक्टर मिल जाता है, और एक ट्रेडिशनली वो इनडिसॉल्वेबल मानी जाती है, ठीक है, यानी कि डाइवोर्स परमिटेड नहीं होता है पहले। अब तो खैर रूल्स चेंज हो रहे हैं सोसाइटी में। इंडोलॉजिस्ट ने जो हिंदू मैरिज है उसको एक संस्कारा कहा है, जिसके 3 ऑब्जेक्ट होते हैं, धर्म, रति, प्रजा, ठीक है। धर्म फुलफिलमेंट ऑफ रिलीजियस ड्यूटीज, रति ग्रेटिफिकेशन, प्रजा प्रोक्रिएशन। इसको मुझे लगता है एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब हिंदू मैरिज कितने तरह की होती हैं? 8 तरह की होती हैं। ब्रह्मा मैरिज, देवा मैरिज, प्रजापतिया मैरिज, अर्षा मैरिज, ठीक है, ये 4 होते हैं अप्रूव्ड मैरिज, ठीक है, ये अप्रूव्ड मैरिज है। बाकी 4 क्या होती हैं? डिसअप्रूव्ड मैरिज, गंधर्व मैरिज, असुर मैरिज, राक्षस्य मैरिज, और पैसाचा मैरिज। इनके बस आपको नाम देख लेने हैं, इनमें से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं या नहीं भी आते। अब तो लास्ट टॉपिक हमारे है मुस्लिम मैरिज। तो मुस्लिम में जो मैरिज होती है वो मेनली क्या होता है, उसको निकाह कहा जाता है, ठीक है, और ये एक सुन्ना होती है। सुन्ना मतलब कि ऑब्लिगेशन है कि आपको करना चाहिए ये, और हर एक मुस्लिम को उसको करना चाहिए। तो जो हर एक मुस्लिम को करना चाहिए उसको सुन्ना कहा जाता है। अब देखो मुस्लिम्स में मैरिज एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक निकाहनामा साइन होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको पे सिग्नेचर होंगे, इसलिए उसको सिविल कॉन्ट्रैक्ट कहा गया है। और उसके साथ साथ ये एक्ट ऑफ डिवोशन भी होता है। अब मुस्लिम्स में क्या होता है, पोलीगेमी परमिटेड होती है, ठीक है, एक मैन कैन हैव अप टू 4 वाइफ्स, और एंडोगेमी कॉमन होती है, यानी कि क्रॉस और पैरेलल कजिन मैरिज अलाउड होती है जनरली। अब देखो एरिया स्पेसिफिक रूल्स अलग अलग होते हैं, किसी एरिया में मुस्लिम्स भी पैरेलल कजिन मैरिज नहीं करेंगे, क्रॉस कजिन कर लेंगे, या फिर दोनों कजिन मैरिज अलाउड ही नहीं होगी, वो एरिया स्पेसिफिक हो सकता है, मगर जनरली क्या होता है, क्रॉस और पैरेलल कजिन मैरिज अलाउड होती है। और इसका एक मेन फीचर होता है जिससे क्वेश्चन आ सकता है, मेहर। मेहर एक फाइनेंशियल गारंटी मेंट टू प्रोवाइड
सिक्योरिटी टू द ब्राइड। मेहर क्या होता है? एक पेमेंट होती है जो ग्रूम किसको देता है? ब्राइड को देता है, ब्राइड की फैमिली को नहीं, ब्राइड को देता है। तो यहाँ पर ब्राइड प्राइस और मेहर में फ़र्क होता है। तो मेहर में जो पेमेंट हुई है वो ब्राइड को गई है, और जबकि जो ब्राइड प्राइस होता है वहां पर पेमेंट किसको दी जाती है? ब्राइड्स फैमिली। ये आपको याद रखना है। अब मुस्लिम मैरिज 3 तरह की होती है, सही मैरिज, फासिद मैरिज, बातिल मैरिज। सही मैरिज जो करेक्ट मैरिज होती है, फासिद मैरिज ऐसी मैरिज जिसमें कुछ कमी रह जाती है और उनको सही मैरिज में कन्वर्ट किया जा सकता है। बातिल मैरिजेस होती हैं जो इनवैलिड होती हैं, ठीक है, उनको सही मैरिज में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। समझ गए आप? और कुछ बुक्स और ऑथर्स हैं, देख लेते हैं। डेविड मेंडलबॉम की फैमिली है, फैमिली इन इंडिया। उनकी सेम दूसरी बुक है पॉलीएंड्री इन कोटा सोसाइटी। बेल एंड वोगेल की बुक है मॉडर्न इंट्रोडक्शन टू द फैमिली। मूरे की बुक है द फैमिली। टी.एन. मदान की बुक है फैमिली एंड किनशिप अमंग द पंडित्स ऑफ कश्मीर। के.एम. कपाड़िया की बुक है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। के.एम. कपाड़िया की सेम बुक है रूरल फैमिली पैटर्न्स और हिंदू जॉइंट फैमिली। डेविड कूपर की बुक है द डेथ ऑफ फैमिली, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जी.एस. घुर्रे की बुक है फैमिली एंड इन इंडो यूरोपियन कल्चर। एम.एस. गोरे की ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली। बर्गेस एंड लॉक की द फैमिली। सैंडर्स की बुक है वाई मैन मैरी एंड वाई मैन डोंट। ठीक है, एक बार इनको आपको याद करना है, देख लेना है क्या क्या बुक्स हैं, किस ऑथर ने लिखी है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। और अपना फीडबैक दें अगर आपको कुछ किस तरह से मुझे और पढ़ाना चाहिए क्या, आप अपने कमेंट में फीडबैक दे सकते हैं, या फिर कोई भी टॉपिक रह गया है तो कमेंट में बताएं। थैंक यू।